मैं नौमान अहमद खान एडवोकेट केंटेप वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त जूनियर्स लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष यावर खान जी मौजूद हैं। ललित कुमार मिठवानी अधिवक्ता, यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। को नमस्कार। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। शुक्रिया नमन भाई। देखिए, हमने आज का जो प्रोग्राम किया है वो महिलाओं की समस्या और उसके समाधान के संबंध में आज चर्चा कर रहे हैं। यावर भाई, मैं आपसे पूछूंगा पहला सवाल कि घरेलू हिंसा क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद हमेशा ये मांग उठती रही थी कि महिलाओं की प्रताड़ना बढ़ रही है। पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ निरंतर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, प्रताड़ना से संबंधित मामलों में इजाफा हो रहा था। इसी बारे में निरंतर संसद में भी कई बार बहस हुई। अंततः 2005 में हमारी संसद द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संबंध में एक अधिनियम वर्ष 2005 में संसद ने इसे पास किया। इस अधिनियम का नाम दिया गया घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, जो अक्टूबर 2006 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के तहत हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में मौजूद, प्रत्येक हिंदुस्तान की हमारी सीमा के अंदर महिलाओं के को बहुत ही असीमित अधिकार मिले हैं। निश्चित तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि इस अधिनियम के आने के बाद महिलाओं में असुरक्षा की भावना खत्म हुई है और इंसाफ उनको मिलने की उनकी जो मांग थी वो बहुत अधिक महत्व में आई है। इस अधिनियम बिल्कुल सही बात के प्रभाव के बाद अभी ऐसा कोई महिलाओं के संबंध में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं था कि जिसमें महिलाएं अपना कानून से हक लेती और उसका क्रियान्वयन भी कानून के माध्यम से कर सकती थी। ऐसा कहीं कोई अधिनियम नहीं था। लेकिन यह अधिनियम आने के बाद पुरुष प्रधान देश में, जहां महिलाओं के प्रति निरंतर असुरक्षा हो रही थी, महिलाओं पर ज्यादती हो रही थी, उन्हें अधिकार मिले हैं, बहुत व्यापक अधिकार मिले हैं। महिलाओं के कुटुंब में रहते हुए कोई भी महिला, मैं सबसे पहले बताऊं इस महिला के शब्द में कौन शामिल है। वह महिलाएं जो मां के रूप में भी हो सकती हैं, भाभी, बहन, पत्नी, यहाँ तक कि परिवार की किशोरी भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार न्यायालय से और सरकार के महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ ललित भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ जी। उसके पहले महिलाओं को किस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलता था? कोई ऐसा कानून था? नमन भाई, इससे पहले था सीआरपीसी में 125 में भरण पोषण जैसे आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए महिला 125 में आवेदन कर सकती थी जिला न्यायालय भोपाल में। इसके अलावा घरेलू हिंसा जो होती थी उसमें 498 दहेज के लिए प्रताड़ना 498 सेक्शन था, जिसमें महिला संबंधित पुरुष के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा की, घरेलू दहेज प्रताड़ना से संबंधित शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा सकती थी। लेकिन इस एक्ट आने के बाद इस एक्ट में इस एक्ट आने के बाद इसमें हर तरह की रिलीफ महिलाओं के लिए एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई लैंगिक शोषण होता है, किसी महिला को आर्थिक रूप से परेशान किया जा सकता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है, किसी को आर्थिक रूप से तंगी के अलावा बच्चों के लिए परेशान किया जाता है, उसके स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान नहीं रखा जाता, शारीरिक मानसिक, इसमें बहुत सी प्रताड़ना है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी भी है, उसको घर में उस कुटुंब शामिलाती कुटुंब में रहने का अधिकार दिया गया है, उसको वहां से नहीं हटाया जा सकता। इस तरह के प्रोविजंस पहले कानून में नहीं थे।
इस कानून में आने, इस एक्ट के आने के बाद से महिलाओं को बहुत सारे अधिकार, जैसा यावर भाई ने बताया, जी 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 जी, इसमें बहुत से मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो रिलीफ थी वो महिलाओं को इस अधिनियम के अनुसार प्राप्त हो सकेंगी। यावर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिला का जो कानून आया है, इस कानून में महिलाएं अपने पति के विरुद्ध या ससुराल वालों के विरुद्ध, सबके विरुद्ध इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है, या केवल पति के विरुद्ध ही इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है? नहीं, महिलाएं किसी भी कुटुंब के सदस्य, जिसमें पति भी शामिल हो सकते हैं, और यहाँ तक कि वयस्क महिलाएं भी, यदि कोई ससुराल पक्ष से संबंधित है और वे एक बहू के रूप में किसी महिला को प्रताड़ित करती हैं, तो ये बहू को यह अधिकार इस अधिनियम में दिया गया है कि अपने इस संयुक्त कुटुंब के सभी वयस्क सदस्यों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं, वयस्क होना चाहिए, उनके विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वे परिवाद या न्यायालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। विशेष तौर पर पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए यह अधिनियम बहुत व्यापक है। कोई भी पीड़ित महिला, यदि उसके साथ कोई, उसके संयुक्त गृहस्थ परिवार में अपशब्द कह रहा है, कोई प्रताड़ना हो रही है, निरंतर उसका अपमान हो रहा है, उसको तिरस्कृत किया जा रहा है, तो वह महिला यदि सक्षम है आर्थिक तौर पर, तो अपना वकील नियुक्त करके न्यायालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। यदि महिला आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो वे महिला बाल विकास विभाग, जो भारत सरकार और राज्य का मंत्रालय है, उसके माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध है, यहाँ भी उन्हें निःशुल्क न्याय मिलता है। महिलाएं अपनी पीड़ा वहां पर लिखकर दे सकती हैं। इस फोरम के समक्ष प्रारंभिक जांच होती है, उसके बाद यदि वे प्रकट होता है कि उस महिला, पीड़ित महिला को किसी भी वयस्क पुरुष या महिला द्वारा संयुक्त कुटुंब में रहते हुए कोई परेशानी या कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, तो परिवाद फाइल करके न्यायालय उस महिला के प्रति परिवार के जो सदस्य उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध न्यायालय उन्हें आर्थिक रूप से पैसों की धनी आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करती हैं। महिलाओं के जो जेवरात अपने घर में, उनके संयुक्त परिवार में रखे हैं, उन्हें दिलाने के लिए भी आदेश करते हैं। न्यायालय एक मुश्त राशि भी उस महिला को संयुक्त परिवार अथवा पति से दिलाने के आदेश करती हैं। ये अधिनियम बहुत ही प्रभावशाली है, महिलाओं का रक्षार्थ है, हितैषी है। निश्चित तौर पर अभी ऐसा कोई हिंदुस्तान में अधिनियम नहीं था कि जिस अधिनियम में यदि न्यायालय भरण पोषण या कोई पति के विरुद्ध कोई आदेश देती थी, पैसों के बारे में भरण पोषण आदेश देते थे, तो उसकी वसूली के संबंध में महिलाओं को सालों चक्कर काटना पड़ता था, वसूली नहीं हो पाती थी। लेकिन ये अधिनियम आने के बाद महिलाओं को जो उसकी आवश्यकता के लिए जो कोर्ट जो राशि तय करती है, वह राशि भी पति या विपक्षी कोई भी हो, महिलाओं को देने में अब आनाकानी नहीं कर सकता। यदि वह न्यायालय के आदेश के बाद भी भरण पोषण की राशि पत्नी को नहीं देता है, तो इसमें उसको 2 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान भी है। तो ये एक प्रकार से आपराधिक पृष्ठभूमि भी इसमें शामिल हुई है। जी, आपने बताया कि अगर जो महिला पैसा खर्च करने में असमर्थ है, तो वो महिला जो है विधिक सहायता से अपनी वकील को नियुक्त करा सकती है। ये प्रावधान सरकार ने रखा है। बिल्कुल ये जानकारी क्या कहते हैं हमारे व्यूअर्स को मिलेगी और इस जानकारी से लोगों को फायदा पहुंचेगा जो पीड़ित महिलाएं हैं। मैं ललित भाई आपसे जानना चाहूंगा कि घरेलू हिंसा बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत से कारण हैं। आजकल जो घरेलू हिंसा के मुख्य कारण है, अभी देख लें आप, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में एक तो व्यवहार पति पत्नी के रिश्तों में, परिवार में
सामंजस्य की कमी आई है, आपस में रिस्पेक्ट खत्म हुई है, रिश्तों पर भरोसा नहीं रहा। कुछ बातें ऐसी रहती है जिनका घरेलू हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं रहता, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमियों में उन छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर ऐसे विवाद विकसित हो जाते हैं जिसके कारण इस तरह की हिंसा होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे देख लीजिए, मसलन अगर कोई जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में हर तरह का सदस्य रहता है और उसे अपनी बात करने का अधिकार रहता है, लेकिन महिला के सदस्य या पुरुष के सदस्य वो उन शब्दों को किस रूप में लेते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और आज तक जो देखा गया है उसमें घरेलू हिंसा का मुख्य कारण आर्थिक तंगी देना, इलाज न करवाना, अपमानित करना, तिरस्कार करना, इस तरह से बहुत से कारण है जिसकी वजह से घरेलू हिंसा उत्पन्न हो रही है। और ऐसे में ये घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या मनोचिकित्सक जो है कोई भूमिका निभा सकते हैं? जी, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी मनोचिकित्सक की, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इस समस्या से दोनों ही पक्षों को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन इस कानून में नहीं दिया हुआ। इस कानून में किसी भी तरह की किसी भी साइकोलॉजी जो दिखाना चाहिए मनोचिकित्सक को या मनोचिकित्सक से परामर्श संबंधी कोई भी प्रावधान एक्ट में नहीं है। ऐसी स्थिति में कई घर बनते भी हैं और कई घर बिगड़ जाते हैं। क्योंकि पहले वाले कानूनों में 498 था, उसमें 3 साल की सजा थी। इसमें ये प्रिवेंटिव ऑर्डर है। मान लीजिए कोई पति महिला के पक्ष में जो ऑर्डर पास हुआ है उसकी कंप्लाइंस 1 साल में नहीं करता तो उसको 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो ऐसे में परिवार के विघटन होने का भी कारण ये अधिनियम हो सकता है। मनोचिकित्सक से अगर सलाह ली जाए, दोनों को परामर्श कराया जाए तो बहुत से प्रकरणों से बचा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। यावर भाई, ये बताइए कि महिलाओं को यदि सशक्त किया जाए तो क्या घरेलू हिंसा में कमी आ सकती है? निश्चित तौर पे साझी गृहस्थी में निवास करने वाली प्रत्येक महिला जिनके साथ किसी भी ससुराल पक्ष के व्यक्ति, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों शामिल हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी, अपशब्द कहना, उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें अपमान करना, उनका तिरस्कार करने जैसे कोई भी कृत्य किया जाता है तो महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि ये अधिनियम के क्रियान्वयन होने के बाद से महिलाएं अपना अधिकार बखूबी न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर रही हैं और महिलाओं को 100% न्यायालय के माध्यम से उनके जो अधिकार है वो प्राप्त भी हो रहे हैं। पहले हम देखते थे कि खुलेआम पति एक पत्नी को घर में प्रताड़ित करते थे, शराब पीकर आके पैसों की मांग करते थे। ऐसे मामलों में काफी कुछ कमी भी आई है। जब पीड़ित महिलाएं न्यायालय के समक्ष अनुतोष प्राप्ति करने के लिए आवेदन पेश करती हैं तो यथाशीघ्र तरीके से इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर निराकरण होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए कानून में मंशा की गई है कि महिलाओं की रक्षा यथाशीघ्र हो, महिलाओं को उनका इंसाफ भी शीघ्र मिले। तो 6 महीने की जो अधिनियम में बात आई है उसका भी न्यायालय काफी अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि इनका निराकरण 6 महीने में हो जाए। लेकिन प्रकरणों की बहुलताओं के संबंध में अत्यधिक प्रकरण आ रहे हैं। महिलाएं जागृत हो रही हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि न्यायालय में आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा के पीड़ित महिलाएं न्यायालय में अत्यधिक इनके प्रकरण पेश कर रही हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। इस कारण न्यायालय को ये कुछ असुविधा होती है कि 6 महीने के समय अवधि में इनके केस का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश न्यायालय द्वारा की जाती है कि यथाशीघ्र समय अवधि में इनके प्रकरण का निपटारा हो और पीड़ित महिलाओं को अपने अधिकार से संबंधित सभी, चाहे वो नगद राशि हो, चाहे उसके जेवरात हो,
चाहे मकान में गृहस्थी के मकान में निवास करने के संबंध में कोई याचिका हो तो न्यायालय उसमें अवश्य आदेश पारित कर रहे हैं। जी ललित भाई, ये बताइए, घरेलू हिंसा से बाल विकास या बच्चों के जीवन पर गहरा विपरीत प्रभाव पड़ता है? जो घरेलू हिंसा हो रही है घर में, क्या घर में छोटे छोटे बच्चों पर इसका जो प्रयोग छोटे जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बड़ों में आपस में सामंजस्य खत्म हो चुका है। रोज रोज के लड़ाई झगड़े बच्चे देखते हैं, शराब पीना, पैसे मांगना, मारपीट करना, बच्चों के साथ अन्याय करना, पत्नी के साथ अन्याय करना, ये सब चीजें बच्चों की मानसिकता पर विकट विरुद्ध प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में वो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से उस तरह से तैयार नहीं हो पाते जिस तरह से जिन परिवारों में इस तरह की घटना नहीं होती। जी नुमान भाई। हेलो। जी 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 जी। बच्चे जो है जो घर में माहौल देखते हैं उन्हीं के अनुसार रिएक्ट करते हैं, और बच्चों के सामने इस तरह की घटना होती है तो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़े प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इसका जो परिणाम है आने वाले समय में आपको दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप दोनों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की समस्याओं को लेकर हम आगे भी हाजिर होते रहेंगे नए नए मेहमानों के साथ। जिन पीड़ित महिलाओं को कोई अगर कमेंट्स करना हो तो वो अपने फोन नंबर के साथ अपनी बात मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। उनसे संपर्क कर उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।